नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह देवना इंटर कॉलेज कुरावली कक्षा 12 में एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। अभी तक हमने वैद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके वैद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रवाह होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे और चुंबकत्व के बारे में पढ़ाएंगे। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है इस चुंबकत्व के बारे में। ऑस्टर्ड ने जो प्रयोग किए उसने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, तो ऑस्टर्ड के प्रायोगिक परिणाम, चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकत्व कितने प्रकार का होता है, चुंबकीय क्षेत्र में को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, और किसी धारावाही चालक को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल होता है उसके व्यंजक की निगमन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रायोगिक परिणाम क्या प्राप्त हुए, ऑस्टर ने क्या रिजल्ट हमें निकाल के दिए। पहला परिणाम ये है, नंबर 1, कि अगर कोई आवेश स्थिर है तो इसके चारों तरफ केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। नंबर 2 इन्होंने दिया कि अगर कोई आवेश गतिमान है, गति कर रहा है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा होंगे। तीसरा इन्होंने दिया कि अगर कोई धारावाही चालक है, इसमें धारा बह रही है, तो इसके कारण यहाँ पर केवल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। यहाँ पर उसका कारण यह है कि इसमें धारा बहेगी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और स्थिर धनायन स्थिर रहेंगे। धनायन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करेंगे। धनायन केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ये इलेक्ट्रॉन के कारण और ये स्थिर धनायन के कारण, तो ये परमाणु बराबर होंगे, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो केवल यहाँ पे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस तरह से धारावाही चालक केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश त्वरित है, उसका वेग लगातार बढ़ रहा है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा, जिसको हम अगले चैप्टर में बताएंगे। अब देखिए मुख्य बात आती है हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। देखिए चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र के समान एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रकट करते हैं। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर एक होता है टेस्ला। ये सभी मात्रक एमकेएस पद्धति के हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है गॉस। ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। अब देखिए इनमें संबंध क्या होता है, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर बराबर 1 न्यूटन एम्पियर मीटर बराबर 10⁴ गॉस। ये इनमें रिलेशन होता है। जब भी संख्यात्मक प्रश्न आएंगे तो हम इनका उपयोग कर लेंगे। अब आता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होगा,
ये होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं ml t-2 अपॉन a l। तो ये हो जाएगा m, l से l कैंसिल हो गया, t-2 a-1। ये इसका विमीय सूत्र होता है। अच्छा, अब हम ये बताना चाहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र दो तरीके का होता है और उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा असमान चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए समान चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रकट करते हैं, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से भी प्रकट करते हैं, इस तरह से, इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है? देखिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। यहां पे क्या है? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। और यहां कागज के तल में, ये समान चुंबकीय क्षेत्र। असमान चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे देखिए, ये देखिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं कागज के तल में, चुंबकीय क्षेत्र भी कागज तल में। यहां पर एक बिंदु है, 1, 2 और 3। यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं का घनत्व ज़्यादा है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, उससे कम यहाँ पर होगा, उससे कम यहाँ पर होगा। लेकिन हमें यहाँ पे समान चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है और उसी में देखते हैं। अब देखिए आता है, कोई सीधा धारावाही चालक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल। देखिए ये समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक सीधा धारावाही चालक रखा हुआ है। इसमें बल इधर की तरफ लग रहा, ये कोण थीटा है, इसमें I धारा बह रही है और इसकी लंबाई L है यहाँ
बी चुंबकीय क्षेत्र है, एल लंबाई है और आई बहने वाली धारा है। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया इस पर लगने वाला चुंबकीय बल लंबा रे, इसमें बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा के अनुकमानुपाती होता है। चालक बहने वाली धारा के अनुकमानुपाती। अर्थात F समानुपाती I। दूसरा है, इसमें बहने वाला, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, बी। इसको हम ये कहेंगे, यह है चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। तीसरा है, यह चालक की लंबाई के अनुकमानुपाती होता है, के अनुकमानुपाती होता है। होता है, अर्थात F समानुपाती L। चौथा है, यह चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुकमानुपाती होता है। यह चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुकमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती साइन थीटा। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अगर हम इनको मिला देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे, F समानुपाती ILB साइन थीटा और F इक्वल टू K ILB साइन थीटा। जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है, इसका मान 1 होता है। जब K का मान 1 होगा तो F इक्वल टू ILB साइन थीटा, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, F इक्वल टू IL क्रॉस B। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम दिशा निकाल सकते हैं। जैसे ये चालक है, ये इधर, और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये हमारा बल की दिशा इसके तल के लंबवत होगी। अगर हम इसकी दिशा बदल देते हैं तो बल हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी विशेष स्थितियाँ क्या हैं वो देख लीजिए। विशेष स्थिति, पहली स्थिति ये है जब थीटा इक्वल टू 0 या 180, मतलब चालक या चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, या ये कहिए चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा तो यहाँ पे आप देखिए साइन 0 या साइन 180,
इन दोनों के मान 0 हो गए। तो इस तरह से हमारा बल ILB साइन 0 या 180 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब उस पर चुंबकीय बल 0 होगा। दूसरा केस है जब थीटा इज इक्वल टू 90, कहने का मतलब है चालक यूं चुंबकीय क्षेत्र यूं है और चालक यूं रखा हुआ, ये 90 है। तो F इज इक्वल टू ILB साइन 90, तो ये हो जाएगा ILB। ये बल अधिकतम होगा, अधिकतम बल होगा। अधिकतम होगा। अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और हम आपको एक्सरसाइज में भी देंगे, होमवर्क में भी देंगे। इसमें दिया हुआ है लंबाई है 40 सेंटीमीटर, L 40 सेंटीमीटर और इसमें 2.5 एम्पियर धारा बह रही है, एम्पियर धारा बह रही है। इसको 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो हमें यह ज्ञात करना है, लंबवत रखा गया है थीटा, तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल F ज्ञात करना है, वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो सीधा सा हम रख देंगे F इज इक्वल टू ILB साइन 90, I 2.5 L 40/100 इंटू B 8 × 10⁻³ तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो 10/10 इंटू 8 × 10⁻³ तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 8 × 10⁻³ न्यूटन। ये तो परिमाण हो गया। दिशा क्या होगी, जिस तल में हमारे चुंबकीय क्षेत्र और चालक होंगे उस तल के लंबवत ये बल कार्य करेगा। तो मैं आपको होमवर्क में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा जिनको आप कर लीजिए। अब बात आती है आगे के लिए, हम देखें अब ये हमें देखना है कि अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, गति कर रहा है, तो उसका पथ कैसा होगा, उस पर क्या क्या बल लगेंगे, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे समान वैद्युत क्षेत्र में समान वैद्युत क्षेत्र में मैं आवेशित कण की गति अब इसमें दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है वैद्युत क्षेत्र के समानांतर और दूसरी स्थिति है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र के समानांतर स्थिति ये हो सकती है, इसमें ये E है, ये +Q है, तो इस पर बल इधर की तरफ लगेगा और इसका मान जो होगा वो होगा F = QE और त्वरण होगा E = QE/F। यहाँ पर A
एफ तथा ई की दिशा समान होगी। यहाँ ए एफ तथा ई की दिशा समान होगी। और त्वरण धनात्मक होगा। अगर ये स्थिति है और माइनस क्यू आवेश इधर की तरफ गति कर रहा है तो इस पर बल इधर की तरफ लगेगा, इसमें बल इधर की तरफ लगेगा, गति भी इधर की तरफ हो रही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें F इक्वल टू बल यही लगेगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा और A भी यही होगा, QE अपॉन M। लेकिन ये मंदन होगा, यहाँ पर धनात्मक त्वरण होगा और यहाँ पे ऋणात्मक मंदन होगा। दोनों ही स्थितियों में हमारे सूत्र ये लागू होंगे, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ A इक्वल टू QE अपॉन M होगा। अगर गति करने की दिशा और बल की दिशा समान है तो A का मान धनात्मक होगा। अगर गति करने की दिशा और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो A का मान ऋणात्मक होगा। तो इन सूत्रों का हम उपयोग करके हम ये चीज निकाल लेते हैं। अब बात आती है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो क्या स्थिति पैदा होगी, इसको थोड़ा सा। और ये पिछले वाली स्थिति में जो पथ होगा वो एक सीधी रेखा में होगा, लेकिन अब हम सिद्ध करेंगे कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ एक परवलयाकार होगा। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, इसमें वैद्युत क्षेत्र यूं है। कोई आवेशित कण, धनात्मक आवेशित कण यहां प्रवेश करता है तो इस पर बल नीचे की तरफ लगेगा, इस वजह से इसका पथ इस तरह से हुआ। ये O बिंदु ले लिया, ये B और ये A, ये दूरी y और ये दूरी x। E की दिशा नीचे की तरफ है तो वैद्युत बल जो होगा QE होगा, त्वरण होगा QE अपॉन M, इसकी दिशा नीचे की ओर होगी। अब हमने ये मान लिया O से B तक जाने में t सेकंड का समय लगता है, O से B तक जाने में t सेकंड का समय लगता है, लगता है। तो क्या होगा, देखिए ये वेग है इसका v, u ले लेते हैं, इस दिशा में इसका घटक 0 होगा और त्वरण होगा यहाँ पे QE अपॉन M। तो देखिए O से A तक आने में t सेकंड का समय ही लगेगा। अब देखिए इसमें, देखिए ऊर्ध्व घटक के लिए इस सूत्र से H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
AT स्क्वायर से। तो क्या होगा, ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ QE अपॉन M इंटू टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 1/2 इंटू अपॉन M इंटू टी स्क्वायर। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब देखिए, ये चलने में दूरी, ये यहां से यहां तक जाने में भी t समय लेगा। तो अब क्षैतिज घटक के लिए x इज इक्वल टू यू इंटू टी और t इज इक्वल टू, तो ये मान उठा के इसमें रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू x अपॉन यू। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 अपॉन mu स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ये आप देखेंगे y समानुपाती एक्स स्क्वायर। ये एक परवलय का समीकरण है। इससे सिद्ध होता है कि इसका जो पथ होगा एक परवलयाकार होगा, और अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ एक परवलयाकार होगा। ये चीज हमने यहां से सिद्ध कर दी। अब अगले भाग में हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, और उस पर लगने वाले बल की गणना करते हैं। तो ये हमने आज निष्कर्ष निकाले, बहुत अच्छे निष्कर्ष निकाले। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। नमस्कार।